हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अपन जो है अपने इस क्लास के अंदर जो है 8वें मॉडल पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्यों पता होगा? क्योंकि आपने पुरानी क्लासें अगर देखी है तो मैंने बताया था आपको कि अपन जो है अपने क्लास 8th का जो है मॉडल पेपर 8वां सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पहले से लेकर 8 प्रश्न तक करवा दिए थे और अब आगे आप अगला जो 9वां प्रश्न है वो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जुड़ जाइए ऐसा से मैथमेटिक्स के साथ, और अगर पुरानी क्लास नहीं देखी तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, स्किप ना करें। वीडियो को रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आप जो है अपनी कैपेसिटी को बूस्ट कर सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो प्रश्न है -5/7 -2/3 का मान ज्ञात करना है। कर लेते हैं भाई मान ज्ञात। क्या है दिक्कत इसमें, देखिए ध्यान से। -5/7 -2/3, इसका अपने को आंसर निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये जोड़ बाकी वाला सवाल है, भिन्नों की जोड़ बाकी वाला सवाल, ऐसे में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्रॉस गुणा करवा के, और एक एलसीएम लेके। अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। कैसे देखना, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। 7 को 3 से गुणा कराएंगे, कितना होगा? 21 होगा। फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ। 3 किससे गुणा होगा? 5 से, यानी -5 इंटू 3। फिर ये 7 गुणा कराओ -2 से, तो -2 इंटू 7। समझ गए ना इस चीज को भाई, कैसे करवाया गुणा? नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो, फिर ऐसे क्रॉस गुणा कराओ। 3 को गुणा कराओ -5 से, 3 इंटू -5 हो गया। और 7 को गुणा कराओ -2 से, तो -2 इंटू 7 हो गया। ऐसे क्रॉस गुणा अपन ने करवा दिया। क्लियर है भाई? चलिए फिर क्या करेंगे, माइनस का तो -5 की टेबल 3 बार बोली, 15 हो गए। फिर माइनस का -2 की टेबल 7 बार बोली, कितने हो गए? 14 हो गए। और बटेगा में 21 का 21 हो गया। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, जोड़ बाकी चल रही हो, और दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी, ये हो जाएगा 29/21 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कोई दिक्कत नहीं है ना भाई इसके अंदर? बड़े इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है सवाल पे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके लिख दिया अपन ने, फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, इसको इससे और इसको इससे गुणा करवा के लिख दिया। टेबल बोली 3 बार 15 आया, 2 बार बोली 2 की टेबल 7 बार बोली 14 आ गया। क्लियर? फिर जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का था, और संख्या जुड़ जाती है, 29 हो जाएगी, और बटे में 21 का 21 हो गया। खत्म सवाल। ठीक भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। 8x बटे हुआ 5 और बराबर में दे रखा 16। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां क्या, सॉरी, मॉडल पेपर 8वां है, प्रश्न नंबर 10वां है। निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। निम्न समीकरण को कीजिए। समीकरण दे रखी है 8x बटे 5 बराबर 16। 8x बटे 5 बराबर क्या दे रखा? 16। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सवालों में एबीसीडी वाला जो अक्षर होता है उसका मान निकालना है, और उसको अकेला रखना है। अब उसको अकेला रखना है मतलब कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से। 8x, ये बटेवा वाला 5 जो है ना, इसको भेजेंगे उधर बराबर में। तो इधर तो क्या बचेगा? 8x बचेगा। बराबर में क्या चल रहा है? 16। और बटेवा वाला जो 5 अगर उधर भेजते हैं हम, कोई भी बटेवा वाली संख्या हो उसको उधर भेजते हैं, तो वो किस में आ जाती है? इनटू में। आ गया समझ में? चलिए 8x बराबर 16 की टेबल 5 बार बोलूंगा, कितना हो जाएगा? 16 5 80, 16 5 80 कंप्लीट। दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो इंटू मानेंगे। और अब इंटू वाले 8 को भी मैं कहां भेजूंगा? बटेवा में। इंटू वाले 8 को बटेवा में भेजूंगा तो कितना आ जाएगा? नीचे 8। और फिर 8 का भाग जो है इसमें लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास कितनी आ चुकी है? 10 आ चुकी है। आया भाई समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जो है यहां पर यूं समझो कि अपन नॉर्मल वे में चल रहे हैं, और दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, पर अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन। 8x बटेगा 5 बराबर 16 दे रखा है। तो जैसे सबसे पहले तो अपन बटेगा वाली संख्या को इंटू में भेजेंगे, तो बटेगा में जो 5 था वो इंटू में चला गया 16 के, तो क्या हो गया? 16 इंटू 5 हो गया, इधर क्या बच गया? 8x बच गया। 16 की टेबल 5 बार बोली, 80 हो गया। इंटू वाला 8 कहां भेज दिया हमने? बटेगा में। 8 का भाग लगाया 80 में, कितनी बार गया? 10 बार। तो आंसर कितना आ गया भाई? यहां पर 10 आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या? 349 के घनों में इकाई का अंक लिखिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 349 के घनों में के घन में
इकाई अंक क्या का इकाई अंक लिखिए, इकाई अंक लिखिए ऐसा कह रखा है, इकाई अंक लिखिए। कोई बात नहीं भाई, प्रश्न समझ लीजिएगा, एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। सोल्व करने से पहले सबसे पहले ये मामला होता है कि आप प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और फिर आपको दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। देखिए ध्यान से, 349 के घन में इकाई अंक लिखिए, इकाई अंक लिखना इसका, और कब इकाई अंक किसका लिखना, इस संख्या के घन का। तो हम क्या करते हैं बेटा, समझते नहीं है सवाल को, और 349 का घन निकालते। घन कैसे निकालते हैं, 349 का ऐसे घन, घन का मतलब घात 3, और घात 3 मतलब 349 को कितनी बार लिखेंगे, इंटू में 3 बार लिखेंगे, और फिर इसका सॉल्यूशन आएगा। फिर पीछे वाला जो भी अंक आएगा अपन कहेंगे ये इसका इकाई अंक है। पर इतना लंबा क्यों करना, उसने घन निकालने के लिए तो नहीं कहा, उसने तो इतना सा पूछा कि ये जो संख्या दे रखी है अगर इसका हम घन निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक माने पीछे पीछे वाला अंक क्या आएगा। तो ऐसे सवाल में अपन क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले इकाई अंक लिख दो आप इसका, इकाई अंक, इकाई अंक कितना है भाई 7, इकाई अंक माने पीछे पीछे वाला अंक 7 हो गया, और फिर उसका घन निकाल लो। पीछे पीछे वाला इकाई अंक लिखा ना अपन ने, उसका क्या निकाल लो, घन निकाल लो। कैसा निकालेंगे, तो देखो आप 7 का घन, 7 का घन निकाल लेंगे। 7 का घन का मतलब क्या होगा, 7 की घात 3, यानी 7 की घात 3 यानी 7 को कितनी बार लिखेंगे बेटा, इंटू में 3 बार लिखेंगे। हाँ जी, कुछ मेरे महानुभाव ये भी होंगे जो इस क्लास को देखते हुए वो मेरे को जानते भी होंगे, पर वो अभी उतारने का प्रयास कर रहे होंगे, ये सवाल वो उतार रहे होंगे, और बहुत सारे आराम से ऐसे देख रहे होंगे कि आनंद आई है भाई। पर क्लास में जब पढ़ाते हैं ना तो ये मत करो वो मत करो और हर कुछ ही बोल देते हैं। आज तो आराम से देख रहे जैसे क्लास में है, पर घर का आनंद आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दे भाई, उतारने की जरूरत नहीं है, कोई उतारा तो रुक जाइए, आप आराम से देखें इसको, कभी भी क्लास को देखो आराम से देखो, फिर उतारने के लिए समय मिलता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से उतार लीजिएगा। चलिए 7 का घन निकालेंगे, 7 की घात 3, 7 की घात 3 मतलब 7 को 3 बार लिखा। अब इन तीनों को क्या करवा लो, गुणा करवा लो। 7 7 या 49, 49 को किससे गुणा करवा लो, 7 से, 7 9 या 63, ये 6 28, और ये आ गया 3 4 3। तो आप मुझे बताओ इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 347 के घन का इकाई अंक क्या होगा बेटा, 3 होगा। इज दैट क्लियर। घन का इकाई अंक पूछा तो संख्या का इकाई अंक लिख के उसकी घात 3 निकाल ली और 3 बार लिखा, गुणा करवाया तो 343 आया, उसमें भी पीछे वाला अंक उठा के लिख दिया कि ये इसका इकाई अंक हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है भाई। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं अपन। 12वां प्रश्न क्या कहता है, रामू ने एक गीजर 10% कर सहित 2200 रुपए में खरीदा। रामू ने एक गीजर 10% कर, 10% कर यानी टैक्स लगाया, 10% कर सहित 2200 रुपए में खरीदा, 2200 रुपये में खरीदा, 2200 रुपए में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले का गीजर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट के जुड़ने से पहले गीजर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट से जुड़ने के पहले का जो गीजर का मूल्य है वो ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सवाल है मात्र 2 नंबर का, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, और आसान वे में 3 4 5 लाइन में हो जाए तो अच्छी बात है। कभी भी आपको मैं बता दूं 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो प्रश्न पूछा जाता है बाद का और एक प्रश्न पूछा जाता है पहले का, ठीक है। अभी इसने पूछा पहले का मूल्य, तो यहां पर लिखूंगा मैं पहले का मूल्य। देखना ध्यान से, पहले का मूल्य पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो मान दे रखा पहले वो लिखो आप, जो मान दे रखा वो लिख दिया, फिर क्या लगाएंगे इनटू, और ऊपर क्या लिखेंगे 100। और इसने कहा कि भाई 10% जो है कर इसने क्या किया, सम्मिलित किया, 10% कर इसने क्या किया, सम्मिलित किया। तो 100 में 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 0 से 0 काटा, 11 से इसको काटा 2 बार, 0 और 0,
तो आंसर कितना आ गया इसका 200 इंटू 10 यानी कि 2000। वापस ट्राई भी कर सकते हैं, 2000 का 10% क्या हो जाएगा 100, 0000, ये हो गया 200, तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए एक बार वापस रिपीट करता हूं, मैं इस सवाल को थोड़ा सा ट्रिकली कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे ना, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे, तो ध्यान से सुनो आप इसको। पहले का मूल्य पूछा, प्रश्न ने क्या पूछा, पहले का मूल्य। कभी भी ऐसे पहले का मूल्य पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मूल्य दे रखा है ना उसको लिखो और फिर इंटू में क्या लिखो 100, ये तो सभी में लिखना है। जो मूल्य दे रखा वो लिखो और इंटू में क्या लिख दो 100 लिख दो, ये तो सभी में लिखना। फिर नीचे क्या करोगे आप, 100 में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। कितना प्रतिशत कहा इसने, गीजर 10% कर सहित, सहित का मतलब उसमें जोड़ दिया, और उसमें जोड़ दिया इसका मतलब 100 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 110। अगर ये कहता कि कमी कर रहा है तो 100 में से 10 कम करके लिख देते। ठीक है भाई, 0 से तो 0 कटा, 11 की टेबल से मैंने काटा 22 को 2 बार कटा, 2 0 के 2 0, 200 और 10, 200 इंटू 10 कितने हो गए 2000, यानी कि 10% टैक्स नहीं जोड़ा, उससे पहले इस गीजर का मूल्य कितना था 2000 रुपये का था। आया समझ में। इसी तरीके से अगर बेटा देखो आप यहां पर कह दे जैसे क्या नाम 2000 बाद का मूल्य पूछ ले, बाद का मूल्य पूछ ले तो आपको बटेवा में 100 लिखना है। ध्यान रखिएगा, पहले का मूल्य पूछे तो मूल्य लिखकर इंटू में 100 करके नीचे जोड़ो या घटाओ 100 में, और अगर बाद का मूल्य पूछ लेवे तो आपको क्या करना है, जो मूल्य दे रखा वो लिख के नीचे लिखकर और इंटू ऊपर में 100 में से जोड़ो या फिर घटाओ। कहीं आएगा सवाल तो मैं आपको बता दूंगा। आया मामला समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, 12वें सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले का मूल्य पूछ ले तो जो मूल्य दे रखा वो लिखकर इंटू में 100 लिखना है हर बार, और फिर नीचे जोड़ने या घटाने की बात कहे तो वो करेंगे। तो उसने कहा 10% कर सहित, यानी 10 सहित का मतलब जोड़ना है, तो 100 में 10 जोड़ दिया, हर बार 100 में जोड़ेंगे नीचे, है ना। घटाने की कहे तो 100 में से घटाना है और जोड़ने की कहे तो 100 में आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, 13वें प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न आपके सामने छप चुका है। प्रश्न है सत्य और असत्य का, और इसके बाद में 14वां जो प्रश्न है वो है अपना रिक्त स्थान वाला, यानी कि जो है अपने को खाली स्थान जो यहां पर क्या करने हैं, भरने हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से, पहले एक बार आप क्या कर लीजिए 13वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा, तब तक अपन इसके अंदर इंक डाल देते हैं। 13वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार। पढ़ लिया भाई 13वां प्रश्न, समझिएगा ध्यान से। 13वां प्रश्न यह है कि सत्य असत्य बताना अपने को, एक की घात माइनस एम बराबर एक की घात एम, ये सत्य है या असत्य। तो आप सभी को मैं बता दूं घातांक नियम क्या होते हैं। एक तो होता है एक की घात एम बराबर, उसको लिख सकता हूं मैं एक की घात माइनस एम, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं एक की घात माइनस एम बराबर 1 एक की घात एम। ठीक है, पहला फॉर्मूला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक की घात एम इंटू एक की घात एन, अपन इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन। फिर चौथा फॉर्मूला होता है एक की घात एम बटेवा एक की घात एन बराबर होता है एक की घात एम माइनस एन। और एक होता है पांचवा फॉर्मूला एक की घात एम इंटू एक इंटू बी की घात एम, जिसको अपन लिख सकते हैं ए बी की होल पावर एम। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। तो एक की घात माइनस एम, एक की घात माइनस एम को मैं 1 एक की घात एम लिख सकता हूं, फॉर्मूला है भैया अपने सामने, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। कंप्लीट। चलिए आगे बात करते हैं -2 की घात -3 और इंटू -2 की घात -4। जब कभी भी गुणा आ जावे और नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है। पर सबसे पहली बात तो घातें जुड़ना तो बाद की बात है, नीचे कितना है भाई -2 है, यहां पर -2 है क्या, नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ गए ना इस चीज को। यहां पर देखो आप, नीचे वाली संख्या सेम होती है तो घातें जुड़ जाती है और नीचे वाली संख्या को एक बार उतार देते हैं, पर यहां पर नीचे वाली संख्या ही -2 थी, यहां पर -2 है क्या, नहीं है, तो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। डायरेक्टली कंप्लीट काम, सोल्व करने की क्या जरूरत है। एक की घात एम बटेवा एक की घात एन बराबर एक की घात एन माइनस एम, ये फॉर्मूला होता या नहीं। आपको लग रहा होगा झट से देखेंगे तो सर है ये, पर नहीं है बेटा। ध्यान से देखो आप, एक की घात एम बटेवा एक की घात एन बराबर एक की घात एम माइनस एन, एम माइनस एन ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे, देखो आप एम में से एन घटा रहे, और इधर देखो आप
n में से m घट रहा है, ऊपर वाले में से ये घटना चाहिए, m माइनस n होना चाहिए, वो देखो आप, जबकि इधर n माइनस m है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है भाई, चलिए चौथा प्रश्न। अब 0.0007 मीटर और ये बराबर होता है या नहीं होता, तो आप ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करके बता दूं मैं एक बार, ये इसको मिटा दूं ऊपर वाले को, तो भाई ये भी मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, जैसे ये लिखा 0.00050 फिर 7 मीटर ऐसा दे रखा, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, नहीं आएंगे भाई। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में 6 संख्या है, तो नीचे 1 लिख के कितने जीरो लगाते हैं, 6 जीरो लगाते हैं। देखो ध्यान से, संख्या से पहले पॉइंट नहीं हो तो जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 7 मीटर। और बटेवा में जैसे ये जीरो कितनी बार आ रहा है, देखो आप 6 बार, तो 10 की घात में क्या लिख सकता हूं, इसको 6 लिख सकता हूं, 10 की घात क्या लिख सकता हूं, 6। अब जो है 10 की घात कहां जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी, तो 7 इंटू 10 की घात ऊपर जाएगी, तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। आप ना भेजो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मत भेजो भले, ठीक है, मत भेजो। क्यों, क्योंकि 7 तो आ रहा है, पर 10 की घात कितनी आ रही है, यहां पे 6 आ रही है, जबकि यहां पे 10 की घात कितनी आ रही है बेटा, 5 आ रही है। सवाल यही है शायद, आई थिंक, हाँ 10 की घात माइनस 5 है, तो भी कोई बात नहीं। 10 की घात अपने किसकी आ रही है, 6, और इसमें कितनी आ रही है सवाल में, 5। इसका मतलब ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। देख लो भाई, पॉइंट यहां था, 1 2 3 4 5 6 संख्या थी, 1 2 3, हाँ 6 संख्या थी, है ना, तो 6 10 की घात 6 बन रहा है, जबकि यहां पर कितना बन रहा, 5 ही बन रहा है, वो तो बाद की बात है, प्लस माइनस, तो पहले ही 6 बन गया, इधर 5 ही बन रहा, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस या कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो भी आपको आने चाहिए कि भाई किसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे आपको, तो आधे सवाल तो ऐसे ही छूट जाएंगे, ये ध्यान रखना। देखिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश 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 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बेटा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। होता है भाई फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी ये वाला इसके साथ में आ जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये तो होता है 2πr जो होता है ना, ये तो वृत्त की क्या होती है, परिधि, और ये होता है फॉर्मूला इसका। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक h प्लस r, ये होता फॉर्मूला। कंप्लीट भाई, रिक्त स्थान, ये तो फॉर्मूले बेस आपको याद रखने हैं। फिर किसी समचतुर्भुज के विकर्ण ये और ये दे रखे हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ भाई, मजेदार प्रश्न है। समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, एक ये और एक है, और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा मित्रों, जो पढ़ चुके हैं मेरे से पहले ही, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ भाई, कमेंट कर दो जल्दी से यहाँ पे, क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले तो फॉर्मूला आना जरूरी है, जब तक आपको सूत्र परिभाषाएं नहीं आएंगी तब तक आधे सवाल आपके मैथमेटिक्स में छूट जाते हैं, ये ध्यान रखना, इस चीज को हल्के में ना ले। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आवे तो आप इन विकर्णों को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 इंटू d1 यानी पहला विकर्ण, पहला विकर्ण देखो कितना है 7.5 इंटू d2, दूसरा विकर्ण कितना है 12 है, पॉइंट हटाया, बटेवा में कितना आएगा 10 आएगा। या ऐसे ही चलने दो ना, क्यों हटाना यार भाई, चलने दो ऐसे ही। ये तो समझ में आया ना, समचतुर्भुज का विकर्ण एक ही देर का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये वैसा का वैसा ही, इंटू इंटू d1 मतलब पहला विकर्ण है और d2 मतलब दूसरा विकर्ण है, तो 7.5 इंटू 12 ये लिख दिया आपने। अब देखो आप ध्यान से, 2 से काटू मैं इसको 6 बार, तो क्या आया, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा कितना 7.5 इंटू 6, गुणा करवा लो दोनों का ऐसे। आप पॉइंट वाला नहीं आओ तो मैं समझा देता हूं, 6 5 30 का 0 हासिल के 3 6 7 42 और 43 44 और ये 45, पॉइंट के बाद में एक संख्या छूट रही है तो इधर भी एक संख्या छोड़ दो,
तो पॉइंट के बाद में ना ही जीरो आता है और ना ही पॉइंट आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। लंबाई दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। समझना ध्यान से मैं क्यों लिख रहा हूं 10 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप पता करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता फॉर्मूला आयत का परिमाप का। 2 इंटू कोष्टक में लंबाई, लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 10। देखो ध्यान से, 2 का तो 2 इंटू 15 और 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो कितना होगा 50, यानी 50 मीटर जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। आया ना समझ में थोड़ा सा आपको। और अगर ध्यान से देखा होगा तो शायद 70% से अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है आज की क्लास में अपन ने यहां पर लगभग जो है 21 मिनट की क्लास ली अपन ने, और अपन जो है 14वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। एक प्रश्न और सोल्व करने का प्रयास करते हैं, 15वां प्रश्न फिर क्लास को अपन करेंगे स्टॉप। हाँ जी दोस्तों, देखिए लास्ट का 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न को अपन ऐसे खत्म करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जावे और रटने की जरूरत भी ना पड़े, और जो मेरे मित्र जिनको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आ रहा है, पास होने के लिए नंबर चाहिए, तो वो भी इस सवाल को आराम से फिनिश कर सके। ठीक है ना, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर 2% ध्यान भी आपने इधर दिया तो। देखना ध्यान से कैसे करना है इसको। बाकी तो जो मेरे मित्र इंटेलिजेंट है, समझ जाते हैं, जो इंटेलिजेंट है, समझने और पढ़ने में माहिर हैं, वो तो कर लेंगे इसको डायरेक्ट कैसे, जो भी गुणा करवा के और फटाफट से कर लेंगे। पर गुणा करवाने की अगर जरूरत नहीं हो मित्रों तो अपन क्या करें, डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। कैसे देखना आप ध्यान से, इस सवाल में देखो ए बी सी तीनों आ रहे हैं, यहां पर एबीसी नहीं है, यहां पर भी एबीसी नहीं है, यहां पर भी एबीसी, तीनों नहीं है, तीनों केवल इसी में है। तो अगले वाले आंसर में ढूंढो कि ए बी सी तीनों किसमें आ रहे हैं। देखो इसमें आ रहे हैं ए बी ए सी, आ रहा नहीं आ रहा, तो ये वाला जो आंसर इसके बराबर होगा। एबीसी कहीं आ रहा है क्या, एबीसी तीनों इसमें नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब इसमें एबीसी ढूंढ लो, तो ये एबीसी वाला इसके बराबर हो जाएगा। कंप्लीट, एक गया काम से। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या आ रहा माइनस, इस सवाल में कहीं और माइनस है क्या, नहीं है ना, तो इधर जो माइनस है ना उधर भी माइनस वाले के बराबर होगा। तो ये देखो माइनस आ गया, तो ये वाला इसके बराबर हो चुका है। कंप्लीट। अब ये 2 बच्चे, इसमें देखो एक्स है, इनमें कहीं एक्स था क्या, नहीं था, तो इसमें एक्स ढूंढ लो, ये x वाला इस x वाले के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है ना, गुणा वहां कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल रहा है अपने को। इसमें देखो ओनली ए सारा, और कहीं ए है क्या, नहीं है, तो ए वाला मिला लो, ये हो गया इसका आंसर। पता चल गया ना, एबीसी साथ में, तो इधर एबीसी ढूंढ लो, इधर पीक्यू चल रहा है तो इधर पीक्यू वाला ढूंढ लो, इधर ओनली एक्स चल रहा है तो इधर ओनली एक्स वाला ढूंढ लो, और इधर ए वाला चल रहा है केवल तो ए वाला ढूंढ लो। ये हो गया अपना मिला। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है ना। तो ये अपने जो है यहां पर जो है 15 सवाल तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे दोस्तों अपन अगली नई क्लास के अंदर, ऐसे ही मजेदार जो क्वेश्चन है उन सभी को सोल्व करेंगे। मॉडल पेपर का जो है अपन बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे घमासान तरीके से। पर आपका सपोर्ट चाहिए, और आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।